हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू बेस्ट गुरुजी। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ करके और अपनी एप्लीकेशन के ऊपर हम ऑथेंटिकेशन सेट कर सकते हैं और कैसे हम कोई भी अननोन यूज़र जो है वो हमारी एप्लीकेशन की एपीआईज को ना यूज़ कर सके। ऐसी ऑथेंटिकेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके, सो स्प्रिंग सिक्योरिटी हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सी वीडियो पहले यूट्यूब पर देखी होगी, लेकिन उनमें आपको जो मैं आपको बेसिक तरीके से और बहुत कम टाइम में चीज़ें समझाऊंगा वो आपको बहुत लेंथी वीडियोस में और बहुत ज़्यादा टाइम में वहाँ पर मिलेंगी। और उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगी थी कुछ सीखने में, तो वो चीज़ें मैं आपको इजीली यहाँ पर जल्दी से कवर करवा दूंगा। आपको जस्ट 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं बताऊंगा और आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जो अपनी बेसिक ओथ है वो सेट कर सकते हो यूजिंग द स्प्रिंग सिक्योरिटी। सो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती है। और इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने एक बेसिक यूज़र का क्रड कैसे बनाते हैं, यूज़र एपीआईज कैसे बनाते हैं, स्प्रिंग बूट के थ्रू आप रेस्ट एपीआईज कैसे बना सकते हो, डीबी का यूज़ कैसे करते हैं, हमने माई सिक्वल का यूज़ किया है। उसके बाद में आपने एक रिस्पॉन्सेज है वो कैसे आप हैंडल कर सकते हो, कस्टम रिस्पॉन्स क्लासेस कैसे बना सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाई हुई है। और उसके अलावा आप कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हो अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में और कैसे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हो, उस पर भी हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियोज़ देख लो। मैं जस्ट उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आके काम कर रहा हूँ और आपको नेक्स्ट स्टेप समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पहले से आती है देन आपको इस प्रोजेक्ट को समझना भी ईजी होगा। हमने इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं किया हुआ, जस्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाई हुई है यूज़र के क्रड की, जिसके अंदर हमने यूज़र का क्रड बनाया हुआ है। बेसिकली क्रिएट की, फेच की, अपडेट की, डिलीट की और फेच ऑल की एपीआईज बनाई हुई है, बिल्कुल बेसिक, जिसमें मैंने रिस्पॉन्स हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग को ऐड किया हुआ है। ओके, तो अभी तक का हमारा जो सिनेरियो था वो ये था, आप देख सकते हो बिल्कुल बेसिक सिनेरियो था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो उसके लिए जो बेसिक 5 स्टेप्स हैं वो क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है, अपनी pom.example में आना है और आपको यहाँ पर एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी की। ये आप देख सकते हो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। तो इससे क्या होगा कि स्प्रिंग बूट की जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है उसकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो सारी हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंसीज है, हमें सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। हम स्प्रिंग सिक्योरिटी मॉड्यूल को यहाँ पर एज ए डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं जो स्प्रिंग हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो जस्ट पहला स्टेप इतना सा था, आपको मेवन को रिफ्रेश करना है एंड देन पहला स्टेप आपका डन है। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने एक अपना जो यूज़र है, बेसिकली हम पहले यूज़र पे चलते हैं। सेकंड स्टेप में आपने अपना जो यूज़र है उस यूज़र के अंदर कुछ, जैसे हमने पहले जो यूज़र बनाया हुआ था उसमें हमने जस्ट 3 फील्ड लिए हुए हैं, आईडी, ईमेल और पासवर्ड। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि तो हम जो अभी ऑथेंटिकेशन देखेंगे वो हम यूज़र नेम और पासवर्ड और रोल बेस पे ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ फील्ड ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्ट्रिंग एंड यूज़र नेम। ओके, सो एक मैं यहाँ पर यूज़र नेम फील्ड ऐड कर लेता हूँ एंड एक मैं यहाँ पर फील्ड ऐड कर लेता हूँ रोल। तो प्राइवेट स्ट्रिंग और मैं यहाँ पर जो मेरे 3 फील्ड थे उसके अंदर मैंने ये अपने नेक्स्ट 2 फील्ड ऐड कर लिए। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास ये टोटल 5 फील्ड हो गए। तो अब मुझे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर को भी अपडेट करना पड़ेगा मॉडल में। तो मैं क्या करता हूँ कि जस्ट जनरेट गेटर एंड सेटर भी अपडेट करने, तो मैं गेटर एंड सेटर बना लेता हूँ दोनों के लिए। और साथ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ओके, सो मैंने बेसिक अपने 2 फील्ड और ऐड कर दिए हैं यूज़र रिपोजिटरी के अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं किया, जस्ट कंस्ट्रक्टर को अपडेट किया और उसके गेटर सेटर बनाए हैं, बिल्कुल बेसिक टास्क किया। तो यहाँ पर आपका सेकंड टास्क भी डन हो गया। देन हम चलते हैं हमारे थर्ड टास्क के ऊपर, मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप बता रहा हूँ, जो 5 टास्क बता रहा हूँ, ये यूज़ करके आप अपनी कोई भी स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग सिक्योरिटी को, बेसिक ऑथेंटिकेशन को ऐड कर सकते हो। तो बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको 5 स्टेप इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, वो हम बनाएंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए एक पैकेज जो कि होगा हमारा कॉन्फ़िग पैकेज। ओके, सो हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी स्प्रिंग सिक्योरिटी को यूज़ करने के लिए, वो हम हमारे कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी कॉन्फ़िग क्लास बना लेता हूँ। तो मैं उसका नाम लेता हूँ सिक्योरिटी कॉन्फ़िग।
ओके, सो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरी जो भी स्प्रिंग सिक्योरिटी के रिलेटेड मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो मैं इस क्लास के अंदर करूँगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर एक एनोटेशन का यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। इससे क्या होगा कि हमारे स्प्रिंग बूट को ये चीज़ पता चलेगी कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है, जो हमारे कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो अगर उसको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होगी तो वो ऑटोमेटिकली इस क्लास के अंदर आ जाएगा। ओके, तो हम जस्ट हमारे स्प्रिंग बूट को इंस्ट्रक्ट करने के लिए डिपेंडेंसीज का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर एक एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि दो मेथड्स बनाने होते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर। ओके, एक तो हमें क्या करना होता है कि हमारा जो स्प्रिंग बूट है उसके ऊपर हमने बेसिक किन एपीआईज को परमिशंस देनी है कि हम डायरेक्टली उनको बिना ऑथेंटिकेशन के कॉल लगा पाएँ, अगर ऐसी एपीआईज हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र है वो लॉगिन कर सकता है विद ऑथेंटिकेशन, एक यूज़र है वो हमारी एपीआईज यूज़ कर सकता है विद ऑथेंटिकेशन। लेकिन वो यूज़र हमारा बनेगा कैसे, तो वो अगर हमारे से एप्लीकेशन पर रजिस्टर करेगा तभी तो हमारा यूज़र बनेगा। तो इस केस में क्या करना होता है हमें कि जो ये रजिस्टर का या जो हमारी क्रिएट यूज़र एपीआई उसको हमें क्या करना होगा, पब्लिक रखना पड़ेगा ताकि कोई यूज़ कर पाए उसे और रजिस्टर कर पाए, देन हम उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको कौन सी एपीआई को परमिशन क्या देनी है वो सारा कुछ सेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी फिल्टर चेन का यूज़ करते हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन आप देख सकते हो। इसका मैं एक यहाँ पर मेथड बना लेता हूँ और बेसिकली मैं इसकी यहाँ पर एक बीन बनाऊँगा ताकि उस बीन का यूज़ करके और स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी जो है वो ये हर बार आइडेंटिफाई कर पाए कि ये हमारी लेटेस्ट बीन है जिसके थ्रू हमने सिक्योरिटी पे चलना है, जो हमने जो भी अपडेट्स करने हैं। तो यहाँ पर मैं HTTP सिक्योरिटी का यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर HTTP कर लेता हूँ। ओके, HTTP सिक्योरिटी जो इंस्टांस होगा इसके अंदर हम अभी मॉडिफाई करेंगे जो भी हमने करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल HTTP डॉट। अब यहाँ पर ही मुझे कई मेथड मिल जाते हैं तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा CSRF का। अब CSRF जो मेथड है ये मुझे बताएगा कि इसके लिए मुझे एक एक्सेप्शन को ऐड करना पड़ेगा, तो CSRF यूज़ करता है, तो मैंने ऐड एक्सेप्शन पे कर दिए। देन ये सेकंड चीज़ मुझे बता रहा है कि ये एक डेप्रिकेटेड वर्जन है। ओके, आफ्टर 6.1 ये एक डेप्रिकेटेड वर्जन है। तो इस चीज़ को मुझे रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं इसके अंदर ओके CSRF देन CSRF डॉट 1 सेकेंड CSRF देन CSRF इसका एक स्टांस बनाता हूँ डॉट, मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पर डिसेबल। इससे क्या होगा कि जो हमारी अभी डेप्रिकेटेड वाली एरर है वो भी यहाँ से हट जाएगी और मुझे CSRF भी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डिसेबल हो जाएगा। ये कह रहा है कि आप इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसको लेमडा फंक्शन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, तो हम वो भी कर सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। डॉट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे जो बेसिक अपने फ़िल्टर्स लगाने हैं वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा कि वो फ़िल्टर्स मैं कैसे यूज़ करूँगा। ओके, तो उन फिल्टर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा यहाँ पर ऑथराइजेशन HTTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देन इसका एक ओथ का इंस्टांस बना लेता हूँ। ओके, सो मैंने यूज़ किया ओथ देन ओथ डॉट। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने सारे फिल्टर्स को यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब मान लो हमने कोई एक ऐसी एपीआई है जिसके ऊपर ऑथेंटिकेशन नहीं रखनी है, तो मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट मैचर, इसके अंदर पर्टिकुलर उस एपीआई का पाथ दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने कंट्रोलर में चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हाँ, देखते हैं मेरे कंट्रोलर का जो बेसिक पाथ है वो यूज़र है एंड देन जो क्रिएट की एपीआई है अभी के लिए मैं उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन नहीं रखना चाहता, बाकी सभी एपीआईज पे रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपनी क्रिएट वाली एपीआई को वहाँ पर मेंशन कर दूंगा, तो यूज़र/क्रिएट। तो अगर यूज़र/क्रिएट है इसके आगे मैं लिख देता हूँ परमिट ऑल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारी एप्लीकेशन पे यूज़र/क्रिएट पाथ पे रिक्वेस्ट आएगी या क्रिएट एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो उस केस के अंदर उसको सारी परमिशन हमने पहले से ही दी हुई है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं एंड इसके बाद मैं लिखता हूँ कि उसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आए, एनी रिक्वेस्ट है वो क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। मीन्स यूज़र क्रिएट एपीआई जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन नहीं लगेगी, बट उसके अलावा जितनी भी रिक्वेस्ट है उन सभी के ऊपर बेसिक ऑथेंटिकेशन हमने यूज़ करनी है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर इसको बता दी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्म लॉगिन यूज़ कर सकते हो
ओके, अगर आपने फॉर्म लॉगिन यूज़ करना है, आपने फॉर्म लॉगिन ये यूज़ करना, जैसे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, तो हम जो हमारी बेसिक जो ऑथेंटिकेशन है उसको यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, HTTP बेसिक को यूज़ करेंगे। ओके, देन HTTP बेसिक के अंदर हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे विद डिफ़ॉल्ट्स एंड डन। तो हमारा जो मेन जो हमने चीज़ें अपडेट करनी थी कि किस API को हमने क्या परमिशन देनी है और किस API के ऊपर हमने ऑथेंटिकेशन सेट करनी है और हमें किस टाइप की ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना है। तो हमने बेसिक टाइप की ऑथेंटिकेशन को यहाँ पर स्प्रिंग बूट में यूज़ कर लिया। आप चाहो तो आप फॉर्म बेस्ड लॉगिन भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिटर्न करता हूँ जो हमारा HTTP.build। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर सिक्योरिटी फिल्टर चेन टाइप का एक इंस्टांस को रिटर्न करेगा। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, एक बीन बना लेता हूँ ताकि स्प्रिंग बूट इसको यूज़ कर पाए, अपने पास रख पाए। सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पर करनी है वो क्या करनी है कि अपने पासवर्ड इनकोडर जो है उसके लिए एक बीन बनानी है कि मुझे कौन सा पासवर्ड इनकोडर अपने कोड के अंदर यूज़ करना है। तो बेसिकली पासवर्ड इनकोडर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट की जो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि हमें जो पासवर्ड हमारी DB में सेव करने होते हैं यूज़र के, तो हम कभी भी रियल पासवर्ड यूज़र के सेव नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पासवर्ड की इनक्रिप्टेड फॉर्म को यूज़ करते हैं। मतलब अगर यूज़र हमारे पास में अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड फील्ड भेजता है, हम बाकी सारे टेक्स्ट फील्ड को सेम सेव करते हैं, लेकिन जो पासवर्ड फील्ड होता है उसको ऑलवेज पहले इनकोड करते हैं, देन इनकोडेड फॉर्म को हम हमारे DB के अंदर सेव करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा कि पासवर्ड के लिए हमें पासवर्ड इनकोडर बनाना पड़ेगा, उसकी एक बीन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पर बीन बना लेता हूँ, उसके लिए पासवर्ड इनकोडर, देन पासवर्ड इनकोडर एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एक मेथड बनाता हूँ एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसको बॉडी देता हूँ। ओके, सो यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा इसको bcrypt पासवर्ड इनकोडर। ओके, और इसके आगे मैं लगाऊंगा न्यू क्योंकि मुझे एक इस क्लास का नया इंस्टांस बनाना है। ओके, सो यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया bcrypt पासवर्ड इनकोडर और मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ @pin। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा bcrypt पासवर्ड इनकोडर है, अलग अलग टाइप के पासवर्ड इनकोडर है, मैंने यहाँ पर bcrypt यूज़ किया है। तो ये जो पासवर्ड इनकोडर है इसकी भी एक बीन बन चुकी है। तो आगे से मैं इसकी एनोटेशन कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ अब अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने हमारी जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है उसको बेसिक इनिशियलाइज कर दिया है, आपने जस्ट ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी अपडेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आकर अपनी रिक्वेस्ट को अपडेट कर सकते हो और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मैं आपको बेसिक टाइप की ओथ यहाँ पर कंप्लीट सिखा रहा हूँ, उसके लिए आपको इतना काफ़ी है। ओके, देन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये हमारा जो थर्ड स्टेप था ये भी डन हो चुका है। हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है कि अब हमने क्या करना है, हमारी सर्विस में जाना है, हमारी यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जाना है और हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम जो पहले पासवर्ड यूज़र का सेव कर रहे थे, हम देखो क्या कर रहे थे, हमारे पास कोई भी यूज़र आ रहा था हम उसको डायरेक्टली सेव कर रहे थे स्प्रिंग बूट में, उसके अलावा हमने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको पासवर्ड इनकोडर का बताया था कि अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र का पासवर्ड है वो हमेशा इनक्रिप्ट वे में सेव करेंगे, हम उसको नॉर्मल जस्ट टेक्स्ट वे में सेव नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैंने जो अभी पासवर्ड इनकोडर की जो बीन बनाई है उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ पासवर्ड इनकोडर और इस पर मैं यूज़ कर लेता हूँ ऑटोवाइड एनोटेशन को। तो अब मैं यहाँ पर इस पासवर्ड इनकोडर का यूज़ कर सकता हूँ और इसके थ्रू मैं अपने पासवर्ड को इनकोड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग लेटेस्ट पासवर्ड इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा यहाँ पर पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड और इसके अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जो मेरा यूज़र है उसके अंदर से पासवर्ड जो आएगा। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया कि अपने पासवर्ड को निकाला यूज़र से और उसको यहाँ पर इनकोड मेथड में डाल दिया पासवर्ड इनकोडर के। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे पासवर्ड को इनकोड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और वो चीज़ मेरे किस में सेव हो गई है, लेटेस्ट पासवर्ड के अंदर। तो मैं यहाँ पर मेरे यूज़र के अंदर अपडेट कर देता हूँ यूज़र डॉट सेट पासवर्ड और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपने लेटेस्ट पासवर्ड। तो अब क्या हो गया है कि अब जो यूज़र के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव हो चुका है और देन उसको हम DB के अंदर सेव करवा रहे हैं। तो अब जो DB में हमारा यूज़र सेव होगा वो किस फॉर्म में सेव होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होगा यूज़र का जो पासवर्ड है। बाकी सारे फील्ड्स हमारे पास होंगे, बस जो यूज़र का पासवर्ड फील्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा।
ओके, तो मैं होप करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी यहाँ पर इजीली। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि नेक्स्ट स्टेप भी डन हो चुका है, 4 स्टेप, जिसके अंदर हमने यूज़र का पासवर्ड इनक्रिप्ट करके डालना था। अब हमारा फाइनल स्टेप है जिसके अंदर हमने स्प्रिंग बूट के अंदर क्या करना है कि हमने स्प्रिंग बूट को अब क्या किया है, हमने स्प्रिंग बूट पे ऑथेंटिकेशन लगा दी है। लेकिन अब हम यूज़र स्प्रिंग बूट को ये कैसे बताएंगे कि आप हमारी डीबी में जो यूज़र है उसका यूज़ करो और उसके बेस पे ऑथेंटिकेशन को सेट करो। मीन्स अब हमें स्प्रिंग बूट क्या करेगा, अभी मैं भी अगर एप्लीकेशन को रन करूँगा तो हमें स्प्रिंग बूट का बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा स्प्रिंग सिक्योरिटी का। लेकिन अगर मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी को ये बता देता हूँ कि आप बाय डिफ़ॉल्ट को यूज़ ना करो, आप जो मेरी डीबी में जो यूज़र्स हैं उनको ऑथेंटिकेट करो और उनके यूज़र नेम पासवर्ड अगर सही है तो ही पर्सन को एंटर करने दो मेरी एपीआई पे, वरना मत करने दो। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने एक कस्टम एक क्लास बनाता हूँ जिसके अंदर मैं उसको ये चीज़ बताऊँगा कि आपको क्या करना है कि मेरे पासवर्ड के थ्रू, मेरी डीबी के थ्रू ऑथेंटिकेट करना है। तो उसके लिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पर कस्टम यूज़र ऑथ सर्विस। ओके, इसके अंदर मैं इस सर्विस में उसको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो बेसिक चीज़, अगर ये एक सर्विस क्लास है तो आपको क्या करना है, सर्विस एनोटेशन का यूज़ करना है। देन आपने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि हमारे यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास में हमें स्प्रिंग बूट को स्प्रिंग सिक्योरिटी को ये चीज़ बतानी है, तो हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी की एक क्लास को एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो जिसका नाम है सिक्योरिटी यूज़र सर्विस, यूज़र डिटेल सर्विस। ओके, सो यूज़र डिटेल सर्विस जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक इंटरफेस है जिसके अंदर एक मेथड है लोड बाय यूज़र नेम। ओके, सो लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, तो ये क्या करता है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी जो अपने पास बेसिक यूज़र रखता है उसको इस मेथड की तरफ से फैच करता है और ऑथेंटिकेशन को सेट करता है। लेकिन अगर हम इस इंटरफेस को हमारी क्लास में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कस्टम में, और हम इस मेथड को बॉडी दे देते हैं, तो आगे से इस मेथड का जब भी यूज़ करेगा तो हमने जो लॉजिक डिफाइन किया है वो यूज़ होगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। वो ऑलवेज ऑथेंटिकेट करने के लिए यही मेथड यूज़ करता है, इसी मेथड के थ्रू यूज़र को फैच करता है। तो आगे से जब भी वो यूज़र को फैच करेगा तो इस मेथड की बॉडी में जो हम यहाँ पर लिखेंगे वही उसे यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली हम इस मेथड की बॉडी में हमारी डीबी सेट कर देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, अब जब भी स्प्रिंग बूट आएगा ऑथेंटिकेशन के लिए वो इस मेथड को कॉल लगाएगा और इसमें हमारी डीबी सेट होगी, तो वो क्या करेगा, हमारी डीबी से यूज़र को फैच करेगा एंड देन ऑथेंटिकेट करेगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इस मेथड को बॉडी देने के लिए सबसे पहले हमारा यूज़र हमें फैच करना होगा। तो हमारा यूज़र अगर फैच करना है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल, अब हमारे पास आप देख सकते हो कि इसके अंदर डिटेल क्या आती है, यूज़र नेम आती है, तो मतलब हमें यूज़र नेम के थ्रू हमारा यूज़र फैच करना होगा। तो हम क्या करते हैं, रेपोजिटरी में चलते हैं और यहाँ पर एक नॉर्मल सा मेथड बनाते हैं जो रिटर्न कर रहा होगा यूज़र, जिसका हम नाम लिख देते हैं फाइंड बाय यूज़र नेम, और इसको इनपुट दे देते हैं स्ट्रिंग और उसके बाद यूज़र नेम। अब ये मेथड क्या करेगा कि हमें जब भी मैं इस मेथड को कॉल लगाऊंगा तो ये हमें यूज़र नेम के थ्रू हमारा यूज़र फाइंड करके देगा। अब आप कहोगे ये ऐसे कैसे करेगा, आपने तो नॉर्मल एक मेथड लिखा है और इसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं दी। तो ऑलवेज जब भी मैं यहाँ पर इस इंटरफेस के अंदर कोई भी ऐसा मेथड बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा फाइंड बाय एंड देन कोई भी मेरी क्लास का एक फील्ड जो कि यूनिक होना चाहिए। ओके, तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग बूट हमेशा इससे एक क्यूरी खुद से बनाता है, जो हमारा जेपी रेपोजिटरी है ये क्या करता है, हमारा खुद से एक अपनी तरफ से क्यूरी बनाता है कि इस फील्ड के थ्रू जो भी डेटा हमारी डीबी में पड़ा होगा वो हमें फैच करके ला देगा, किस फील्ड के थ्रू जो हमने यहाँ प्रोवाइड करवाए। बस हमें फंक्शन का नाम इस टाइप से रखना पड़ता है, फाइंड बाय और उस फील्ड का नाम। तो मैंने यहाँ पर रखा फाइंड बाय और यूज़र नेम, देन मैं उसका रिटर्न टाइप कैसा रखता हूँ, वो रिटर्न में मुझे डेटा दे देता है। तो मैंने रिटर्न टाइप यूज़र रखा है, तो ये मुझे कंप्लीट यूज़र का डेटा दे देगा जिसका यूज़र नेम इस यूज़र नेम से मैच होगा। ओके, बेसिक ये अपने आप जेपीए की ये फंक्शनैलिटी है कि वो अपने आप फाइंड बाय और जो फील्ड का नाम लिखते हो तो वो उसको कन्वर्ट करके वो डीबी में क्यूरी बना देता है और अपने आप उसको फैच करके हमें रिटर्न कर देता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझना पड़ता और ये ईजिली हमारे लिए काम करता है। तो मैं सबसे पहले यूज़र की डिटेल फैच करता हूँ डीबी से। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक रेपोजिटरी का इंस्टांस चाहिए होगा, तभी मैं फाइंड बाय जो हमने अभी यूज़र नेम मेथड लगाया उसको कॉल लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र रेपोजिटरी
ओके, और इसके ऊपर लगाता हूँ @ AutoWire। ओके, सो इससे क्या होगा, मुझे इसको इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा और ये खुद से इसका इंस्टांस बना के रखेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यूज़र को फेच करता हूँ, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र। ओके, यूज़र इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि अपने रेपोजिटरी को कॉल लगाना होगा कि आपके पास जो मैंने फाइंड बाय यूज़र नेम मेथड बनाया है उसके लिए ये वाला यूज़र नेम है जो स्लॉट बाय यूज़र नेम के अंदर मेथड के अंदर हमें मिल रहा है, इसको जाओ और फैच करके मुझे यूज़र ला दो। ओके, तो इसने मुझे क्या किया, यूज़र की डिटेल ला दी। मैं जस्ट बेसिक यहाँ पर चेक्स लगा लेता हूँ कि अगर मेरा यूज़र है वो नल है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सेप्शन रिटर्न कर दूँगा। तो एक्सेप्शन हमने बनाई थी, थ्रो न्यू एंड नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन हम यहाँ पर बना देते हैं, जो हो जाएगी यूज़र नॉट फाउंड। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर एक एक्सेप्शन बना दी है जो कब थ्रो होगी, जब ये यूज़र डीबी में एग्जिस्ट नहीं करता होगा जिस यूज़र के कोरस्पॉन्डिंग कोई ऑथेंटिकेशन सेट करने आया है। ओके, सो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से रिटर्न करना है इसको यूज़र, लेकिन ये यूज़र किस टाइप का होगा, ये यूज़र होगा सिक्योरिटी टाइप का। यानी हमने क्या करना है, हमारी डीबी का जो यूज़र है उसको स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर जो यूज़र बना हुआ है उसका कस्टम, उसके अंदर डिटेल सेट करनी है। ये इस मेथड के अंदर हमने टास्क करना है ताकि ऑटोमेटिकली जब वो अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी के यूज़र को फेच करे तो उसमें हमारे यूज़र की डिटेल चली जाए, और अगर हमारे यूज़र की डिटेल उसमें नहीं होगी तो ये यहीं से रिवर्ट कर जाएगा। ओके, देन मैं चलता हूँ यहाँ से यूज़र अभी मैं क्या करता हूँ, यूज़र का मुझे इंस्टांस बनाना, तो मैं यूज़र यूज़ करूँगा स्प्रिंग सिक्योरिटी वाला, एंड इसका मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर इंस्टांस इनिशियलाइज करूँगा तो न्यू यूज़ करूँगा। अब ये जो यूज़र है ये हमसे क्या डिटेल्स लेता है, तो मैं 1 मिनट इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये यूज़र हमसे 3 चीज़ें लेगा, एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड और एक उस यूज़र उसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज़ यूज़ हो रही है या कौन सा रोल यूज़ हो रहा है यूज़र का। ओके, ये 3 चीज़ें हमें इसे देनी है एंड हमारा यूज़र जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ, जो हमने यूज़र डीबी से फेच किया उससे मैं क्या करता हूँ, उसको यूज़र नेम प्रोवाइड करवा देता हूँ, जो हमने यूज़र डीबी से फेच किया उसी से मैं इसको पासवर्ड प्रोवाइड करवा देता हूँ जो कि इनक्रिप्टेड भी है हमारा। और उसके साथ में जब मुझे इसको जो मेरी को एक लिस्ट प्रोवाइड करवानी है, आप देख सकते हो यहाँ पर किस चीज़ की, अथॉरिटीज़ की, तो जो कि क्या है, कलेक्शन टाइप की है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कलेक्शन ओके डॉट सिंगलटन लिस्ट में यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ न्यू, और मैं यहाँ पर एक सिंपल जो स्टार्स इनिशियलाइज कर लेता हूँ, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटीज़, जो इसने कहा था कि मुझे जिस टाइप का अथॉरिटी टाइप का इसको रिस्पॉन्स चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर अथॉरिटी टाइप का इसको रिस्पॉन्स दे देता हूँ। ओके, ग्रांटेड अथॉरिटीज़, एंड इसके अंदर अब मुझे क्या प्रोवाइड करवाना है, इसको यूज़र का रोल प्रोवाइड करवाना है, तो यूज़र डॉट गेट रोल। तो जो हमारा डीबी में यूज़र है उसका जो रोल हमने सेव किया हुआ है वो हम यहाँ से इसको प्रोवाइड करवाएंगे और यही चीज़ यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो आप देख सकते हो बेसिक सामने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। जो स्प्रिंग बूट जिस टाइप का यूज़र एक्सेप्ट करती है, स्प्रिंग सिक्योरिटी सॉरी, जिस टाइप का यूज़र एक्सेप्ट करती है उसके अंदर हमने हमारा यूज़र डीबी से फेच करके उस पर्टिकुलर यूज़र नेम का और सेट कर दिया है। जस्ट इतना हमने चेंज किया। तो अब से क्या होगा कि जब भी स्प्रिंग बूट क्या करेगा कि यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़र अपने पास से फेच करेगा, तो ये मेथड वो कॉल लगाता है, इस मेथड को हमने यहाँ पर बॉडी दे दी है, तो ये क्या करेगा कि हमारे यूज़र को ऑटोमेटिकली डीबी से फेच कर लेगा, एंड देन अगर यूज़र वैलिड हुआ तो वो उसको सही से रिवर्ट कर देगा, और अगर यूज़र वैलिड नहीं हुआ तो वो उसको अनऑथराइज की एरर दे देगा यूज़र को। तो हमने हमारी बेसिक सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। नाउ अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करूँगा तो जो मेरी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ करेगी। तो अभी मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ जस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी डीबी है उसको बिल्कुल क्लियर कर लेता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ MySQL, एंड अभी मैं इसका पासवर्ड यूज़ करता हूँ, एंड मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ अपना डेटाबेस यूज़र, एंड मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ, ड्रॉप टेबल यूज़र। तो यहाँ से मैंने अपनी जो यूज़र टेबल है उसको बिल्कुल खाली कर दिया, और अभी मैं अपनी एप्लीकेशन को एक बार और रीस्टार्ट करता हूँ।
एंड देन अब मैं क्या करूँगा, पोस्टमैन के थ्रू आपको कॉल लगा के दिखाऊंगा कि कैसे हमारी ऑथेंटिकेशन है वो वर्क करेगी। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है, मैं आपको ले आता हूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट बना लेता हूँ, लोकल होस्ट यूज़र, और ये एक फैच की रिक्वेस्ट है फॉर एग्जांपल। तो फैच की रिक्वेस्ट पर अब मैं जैसे ही कॉल लगाऊंगा, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास है 401 अनऑथराइज्ड, यानी अब कोई नॉर्मल पर्सन आकर मेरी एपीआई को जस्ट डायरेक्टली कॉल नहीं लगा सकता, उसको क्या होगा, अनऑथराइज्ड की एरर आएगी। क्यों? क्योंकि हमने स्प्रिंग जो हमारी सिक्योरिटी है उसको हमारे यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो जैसे ही एक रिक्वेस्ट यहाँ से इनिशिएट होती है तो वो वहाँ हमारी जो सर्विस है उसके अंदर क्या होता है, पहुँचने से पहले ही हमारी जो ऑथेंटिकेशन लेयर है जो स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उस पर पहुँचेगा। देन वो उसी लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड के थ्रू चेक करेगी कि ये यूज़र डीबी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो वो क्या करेगा, 401 अनऑथराइज्ड एरर को थ्रो कर देगा कि आप इसको एक्सेस करने के लिए एपीआई को ऑथराइज्ड नहीं हो। ओके, अगर अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, पहले मुझे एक यूज़र बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्रिएट एपीआई में आता हूँ, सिंपल। अब क्रिएट एपीआई को मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, जो हमने कॉन्फ़िग बनाई थी उसके अंदर हमने कहा था कि जो क्रिएट वाली एपीआई है इस पर ऑथेंटिकेशन भाई मत लगाना। इस एपीआई को मैं यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यूज़र्स क्रिएट करने हैं, तो मैं इस एपीआई को बिना ऑथेंटिकेशन के यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ ID 1 यूज़र 1, पासवर्ड कुछ भी 1 2 3, यूज़र ने मैंने रवीन 1 रख लिया और रोल जो है वो मैंने यूज़र रख लिया, एंड मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये एपीआई हमारी सक्सेसफुली काम कर रही है, हमारा यूज़र बन चुका है और इस एपीआई के ऊपर हमें 200 ओके मिला है और कोई ऑथेंटिकेशन पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने बेसिक उसको पहले ही बताया हुआ था कि ये वाली एपीआई है, इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं करनी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अब आऊँगा गेट के ऊपर, अगेन जो हमारी रिक्वेस्ट है इसको फिर सेट करूँगा अनऑथराइज्ड। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल यहाँ पर अपने ऑथराइजेशन के अंदर आऊँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा बेसिक ओथ को, जो हमने बेसिक ओथ यूज़ की थी। आप देख सकते हो कॉन्फ़िग के अंदर हमने क्या यूज़ की थी, HTTP बेसिक। तो अब हम हमारी बेसिक ओथ को यूज़ कर सकते हैं और ये हमें दो फील्ड प्रोवाइड करवाता है, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। ओके, सो यूज़र नेम जो मैंने अभी क्या रखा था, हमारी देख सकते हो आप, यूज़र नेम रखा था रवीन 1 और पासवर्ड रखा था मैंने 1 2 3। तो मैं इन्हीं क्रेडेंशियल्स को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, रवीन 1 जो मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड है 1 2 3। और अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारी डीबी से उस यूज़र को फेच करता है और ऑथेंटिकेट कर पाता है। तो मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 200 ओके और सक्सेसफुली हमें यूज़र का डेटा मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड है कुछ भी अलग करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो आप देख सकते हो वापस से अनऑथराइज्ड, यानी वैलिड क्रेडेंशियल जो मेरी डीबी में सेव है, जो हमने यूज़र बनाया है, ये उसी के बेस पे ऑथेंटिकेशन सेट कर रहा है। अगर मैं इसको सही यूज़र नेम पासवर्ड दूंगा तभी ये क्या करेगा, सही से यूज़र नेम और पासवर्ड को वैलिडेट करेगा और ऑथेंटिकेशन को सेट करेगा। तो ये बेसिक से स्टेप थे जिनको फॉलो कर आप अपनी कोई भी एपीआई के ऊपर ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी कंप्लीट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पर आप ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हो और अपनी एप्लीकेशन को और सिक्योर बना सकते हो। इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये यूज़र नेम पासवर्ड का यूज़ ना करके और कैसे आप JWT टोकन का यूज़ कर सकते हो अपनी स्प्रिंग बूट की जो सिक्योरिटी है उसको और अच्छा बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ को ज़रूर से देखेंगे। तो अभी अगर आपने नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से देखना है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि जैसी नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।